या डिफरेंट डेफिनेशंस जो हैं इंटरनल ऑडिटिंग की, तो बेसिकली इसका सिर्फ इतना मकसद है कि इंटरनल ऑडिट का ओवरऑल जो पर्पस है वो क्या है वो आपको याद रखना है। तो बेसिकली इंटरनल ऑडिटर क्या काम कर रहा होता है, वो एग्जामिन कर रहा होता है, रेगुलर चेक है, evaluating and monitoring the adequacy and effectiveness of internal control। तो बेसिकली सबसे पहला जो चेक एंड बैलेंस रख रहा है वो इंटरनल ऑडिटर, वो किस पे है, इंटरनल कंट्रोल पे। अगर हम एक और डेफिनेशन को देखें तो इज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव एश्योरेंस एंड कंसल्टिंग एक्टिविटी डिजाइन टू ऐड वैल्यू एंड इंप्रूव एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशंस। तो वो बेसिकली जो डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जितना इफेक्टिव होगा वो उतने बेहतर होंगे, रिस्क ऑफ एरर और चांसेस ऑफ फ्रॉड जो है वो कम हो जाएंगे। अब इट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन अकॉम्प्लिश इट्स ऑब्जेक्टिव्स बाय ब्रिंगिंग अ सिस्टमैटिक डिसिप्लिन्ड अप्रोच टू एवेल्युएट एंड इंप्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड गवर्नेंस प्रोसेस। तो अब यहाँ पे ये है कि वो खाली इंटरनल कंट्रोल को नहीं देख रहा, अगर हम उसको एक्सटेंड करते हैं तो वो इफेक्टिवनेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड गवर्नेंस प्रोसेस के जो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस बनाया गया है वो कितना इफेक्टिव है। अब एक्सटर्नल ऑडिटर की बात करें तो ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एक्सटर्नल ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज टू एनेबल द ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। बेसिकली ऑडिटर क्या करता है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एवेल्युएट करता है, उनको चेक करता है और उसके बारे में उसने अपना एक ओपिनियन देना है। तो उस ओपिनियन को बनाने के लिए वो क्या कर रहा होता है, ऑडिट कर रहा होता है वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। के उसने ओपिनियन क्या देना है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है इन अकॉर्डेंस टू एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनी है या नहीं बनी। अब एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग अगर वो नहीं बनी तो वो अपना ओपिनियन देगा, अगर उसके अकॉर्डेंस बनी है तो वो अपना एक ओपिनियन देगा। अब दूसरी तरफ एक्सटर्नल ऑडिट की एक और अगर हम डेफिनेशन देखें तो इंश्योर दैट दे हैव बीन प्रॉपर्ली मेंटेन्ड are accurate, comply with established concept, principles, accounting standards, legal requirements and give a true and fair view। के जो ओवरऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स हैं वो प्रॉपरली मेंटेन हुए हैं, एक्यूरेट हैं, कंप्लाई विद एस्टेब्लिश्ड कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस, मैचिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल्स जितने भी हैं वो अप्लाई हुए हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया गया है, लीगल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो किया गया है और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू जो है वो दे रही हैं। तो एक्सटर्नल ऑडिटर जो है वो इन चीजों को देख रहा होता है। अब डिफरेंस जो है वो इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट क्या है। इंटरनल ऑडिटर जो है वो बेसिकली एम्प्लॉई होता है ऑडिटर और वो मैनेजमेंट को एडवाइज करता है इंटरनल कंट्रोल के बारे में कि उसको कैसे बेहतर किया जाए। जबकि एक्सटर्नल ऑडिटर जो है वो अपना ओपिनियन प्रोवाइड करता है शेयर होल्डर्स को वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। वो एम्प्लॉई ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता और ना ही वो मैनेजमेंट को कोई कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। इंटरनल ऑडिटर जो है वो नॉर्मली लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन यूके कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड जो है वो रिकमेंड करता है कि लिस्टेड कंपनीज जो है इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट जो है उनका होना चाहिए। जबकि एक्सटर्नल ऑडिट जो है वो लिमिटेड कंपनीज के लिए लीगल रिक्वायरमेंट है कि वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कराएं। स्कोप ऑफ वर्क क्या उसने काम करना है वो डिटरमिन्ड बाय मैनेजमेंट है या ऑडिट कमेटी जो है वो डिफाइन करेगी। डिटरमिन्ड बाय द ऑडिटर इन ऑडिट। अब ऑडिटर ने चूंकि शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट करना है रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो स्कोप ऑफ ऑडिट जो है वो खुद से वो डिफाइन करेगा और अगर मैनेजमेंट जो है उसके काम पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश करती है तो उसके लिए वो ड्यू एक्शंस लेगा। अप्रोच इंक्रीजिंगली रिस्क बेस्ड। बेसिकली इसका जो मकसद होता है वो बिजनेस रिस्क को मिनिमाइज करना होता है, एवेल्युएट करता है वो सिस्टम ऑफ कंट्रोल्स को ताकि वो प्रॉपरली ऑपरेट करें और बिजनेस रिस्क जो है वो मिनिमाइज किया जा सके। इंक्रीजिंगली रिस्क बेस्ड टेस्ट अंडरलाइंग ट्रांजैक्शंस दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल
स्टेटमेंट। अब ये जो है वो बेसिकली क्या कह रहा होता है कि सिस्टम ऑफ कंट्रोल्स को इंप्रूव करने की रिकमेंडेशंस देगा ताकि ट्रांजैक्शंस जो हैं वो सिरे से गलत ना हो, ना फ्रॉड हो, ना एरर हो। लेकिन ये जो है ये रिस्क ये देख रहा होता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो अकॉर्डिंग टू एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स या लीगल रिक्वायरमेंट्स वो बनी है या नहीं बनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट तो नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इंटरनल ऑडिटर की वो है रिकमेंडेशंस ऑन इंटरनल कंट्रोल एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो ऑडिट कमेटी को परमिशन देगा, जबकि एक्सटर्नल ऑडिटर जो है वो अपना ओपिनियन देता है ऑडिट रिपोर्ट की शक्ल में वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। तो इंटरनल ऑडिटर जो है वो मोस्टली कंसर्न्ड है मैनेजमेंट के साथ, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के साथ, जबकि एक्सटर्नल ऑडिटर का रिलेशन जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ है कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं या नहीं दे रही। अब एक्सटर्नल ऑडिटर क्या करेगा, वो एक रिपोर्ट इशू करेगा, एक्सप्लेन्स द ऑडिट प्रोसेस कि उसने ऑडिट कैसे किया है और अपना ओपिनियन देगा अबाउट द ट्रूथनेस एंड फेयरनेस ऑफ द अकाउंट्स एंड वेदर दे हैव बीन प्रॉपरली प्रिपेयर्ड, कि वो ओपिनियन के मुताबिक यहाँ वो बनी है या नहीं बनी। जबकि इंटरनल ऑडिटर जो है वो बेसिकली किसको देख रहा होता है, इफेक्टिवनेस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, वैल्यू फॉर मनी ऑडिट, लुकिंग एट द इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशंस, वेदर इंटरनल पॉलिसीज आर बीइंग अपहेल्ड, एनीथिंग एल्स जो भी उससे मैनेजमेंट चाहे उसका वो ऑडिट कर सकता है। अब अपॉइंटमेंट एंड रिपोर्टिंग की बात है तो एक्सटर्नल ऑडिटर जो है उसको शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं, जब इंटरनल ऑडिटर्स को जो है वो ऑडिट कमेटी या मैनेजमेंट जो है वो अपॉइंट करती है। वो इंटरनल ऑडिटर जो है वो मैनेजमेंट को रिपोर्ट करता है, जब शेयर होल्डर्स जो है एक्सटर्नल ऑडिटर शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट करता है। एक्सटर्नल ऑडिटर्स जो है उनकी जो स्कोप ऑफ वर्क है या उनको उन्होंने कैसे काम करना है उसको जो है वो ऑडिट स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक गाइडलाइन जो है उसकी वो दी जाती है, जबकि इंटरनल ऑडिटर जो है वो उसकी गाइडलाइन जो है वो नॉर्मली जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफाइन की जाएगी और वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वेरी करेगी। पर्पस ऑफ इंटरनल ऑडिट, तो मेन पर्पस उसका ये है कि जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स हैं उनकी इफेक्टिवनेस को इंप्रूव करना। डायरेक्टर्स आल्सो नीड एश्योरेंस ऑन अदर फाइनेंशियल मैटर्स, इसके अलावा ये भी हो सकता है कि अगर किसी जगह पे फ्रॉड वगैरह का चांस नजर आ रहा है मैनेजमेंट को, तो वो जो अकाउंट्स का ऑडिट है, एक प्रिलिमिनरी ऑडिट जो है वो ऑडिटर से भी करवा लिया जाता है। इंटरनल ऑडिटर्स वर्क एज expanded in recent years and the role of internal audit often now includes helping to set corporate objectives, ये भी हेल्प कर रहा होता है, helping to design and monitor performance measures for those objectives के later on जो actual results हैं उनके साथ उनको compare किया जाएगा और देखा जाएगा कि actual results जो हैं वो in line with objectives हैं या नहीं है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जो है वो ओवरऑल रिस्क असेसमेंट वगैरह प्रोसीजर्स जो हैं उसमें भी टॉप हायर लेवल मैनेजमेंट को जो है वो हेल्प कर रहा होता है ताकि कंट्रोल सिस्टम जो है उसकी वीकनेस और स्ट्रेंथ्स को जो है वो आइडेंटिफाई किया जा सके और उनमें जो लूप होल्स हैं उनको कवर किया जा सके। अब इंटरनल ऑडिटर वर्क जो है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट, manage the basic data used by management to identify risk, identify techniques for prioritizing and managing risk, कौन सा रिस्क जो है उसको सबसे पहले लुक आफ्टर करना है और उसे कैसे मैनेज करना है। रिपोर्ट ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट सॉल्यूशंस, के जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस जो है वो डेवलप किया गया मैनेजमेंट की तरफ से वो किस हद तक इफेक्टिव था उस पे रिपोर्ट जो है वो
प्रोवाइड करेगा। अब यूके कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड जो है उसकी जो रिक्वायरमेंट है कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन शुड एनुअली रिव्यू द नीड फॉर वन, कि क्या हमें इंटरनल ऑडिटर जो है वो चाहिए है या नहीं चाहिए। वेयर देयर इज एन इंटरनल ऑडिट फंक्शन द बोर्ड शुड एनुअली रिव्यू इट्स स्कोप ऑफ वर्क। अगर है इंटरनल ऑडिट फंक्शन तो बोर्ड जो है वो हर साल देखेगा कि उसका जो काम है उसका स्कोप ऑफ वर्क है वो कितना है। क्वालिफाइड होना चाहिए, एक्सपीरियंस्ड स्टाफ होना चाहिए इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट के अंदर। स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट जो है फिर वही बातें रिपीट हो रही हैं, रिव्यूइंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, रिव्यूइंग रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, कैरिंग आउट स्पेशल असाइनमेंट्स। वो मैंने पहले बता दिया कि अगर मैनेजमेंट को लगता है कि किसी जगह पे कोई फ्रॉड हो रहा है या मैनिपुलेशन हो रही है तो उसके लिए इंटरनल ऑडिटर को स्पेशल टास्क प्रोवाइड की जा सकती है कि वो उसको असेस करे। कंडक्टिंग ऑपरेशनल रिव्यूज इनटू एफिशिएंसी ऑफ पार्ट ऑफ बिजनेस, के डिफरेंट जो ब्रांचेस वगैरह हैं क्या वो एफिशिएंटली काम कर रही हैं, मैनेजमेंट जो है वहां पे वो किस हद तक विजिलेंट है, उसको देखने के लिए भी ऑडिटर को टास्क जो है वो असाइन की जा सकती है। हाँ जी, लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल ऑडिट हैव एन अनअवॉइडेबल इंडिपेंडेंस प्रॉब्लम। अब होता ही है कि वही फाइनेंस डायरेक्टर्स हैं तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर जो है अगर कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है तो अगर वो फाइनेंस डायरेक्टर को रिपोर्ट कर रहा है तो फाइनेंस डायरेक्टर जो था वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल था कि वो चीज ना हो। तो इंटरनल ऑडिटर जो है वो उसकी इंडिपेंडेंस जो है वो उस पर हर वक्त एक क्वेश्चन मार्क लगा होता है। दो इसको ओवरकम करने के लिए ऑडिट कमेटीज जो है वो बनाई गई, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम जो है वो परमानेंटली एग्जिस्ट करती है। इंटरनल ऑडिट विल ओनली सक्सीड इफ इट इज प्रॉपरली स्टाफ्ड एंड रिसोर्स्ड। अब इंटरनल ऑडिट जो है वो चूंकि उस पर एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी, जाहिर सी बात है एक ऑर्गेनाइजेशन फर्दर एम्प्लॉइज रखेगी, तो अगर इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में वेल ट्रेन्ड स्टाफ नहीं रखा गया तो फिर उस डिपार्टमेंट की इफेक्टिवनेस जो है उस पर क्वेश्चन मार्क होगा। इफ इंटरनल ऑडिटर्स आइडेंटिफाई फ्रॉड दे मे बी अनविलिंग टू डिस्क्लोज इट फॉर द फियर ऑफ repercussions which could involve the collapse of the company and the loss of their jobs। तो बाज़ औक़ात इंटरनल ऑडिटर जो होते हैं वो कबूतर की तरह आंखें जो है वो बंद कर लेते हैं, तो ये ना हो कि फ्रॉड अगर नजर आ गया तो उससे कंपनी कोलैप्स कर जाएगी। जाहिर सी बात है कंपनी के अगर फ्रॉड हो रहा है तो शेयर प्राइसेस एकदम से फॉल कर जाएंगी, तो उससे इनकी जॉब लॉस जो है उसका भी खतरा होता है। तो इसलिए वो अक्सर फ्रॉड को जो है वो डिस्क्लोज नहीं करते। अब इन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया, ऑडिट कमेटी बनाएगी। सेट्स द वर्क एजेंडा फॉर इंटरनल ऑडिट, ऑडिट कमेटी डिफाइन करती है कि ऑडिटर ने क्या काम करना है। रिसीव इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट्स, बजाय फाइनेंस डायरेक्टर को रिपोर्ट करने के ऑडिटर जो है इंटरनल ऑडिटर ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करता है। इज एबल टू इंश्योर द इंटरनल ऑडिट इज प्रॉपरली रिसोर्स्ड, यानी कि वेल ट्रेन्ड स्टाफ जो है वो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में होना चाहिए। एज अ वॉइस एट मेन बोर्ड लेवल, ऑडिट कमेटी जो है वो उसकी एक से होती है, उसकी बात सुनी जाती है बोर्ड लेवल पे। तो ये जो चीजें हैं वो इंटरनल ऑडिट फंक्शन को इंप्रूव करने के लिए या जो उसकी लिमिटेशंस हैं उनको ओवरकम करने के लिए ऑडिट कमेटी बनाएगी। अब एक्सटर्नल ऑडिट जो है वो बेसिकली एक्सटर्नल ऑडिटर क्या कर रहा था कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में अपना उसने ओपिनियन देना है कि वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट कर रही हैं या नहीं कर रही। External auditor may also have secondary objectives. The fact that employees of the company know that their work may be inspected by external auditors may encourage them to document their work properly and dissuade them from fraud. तो ये बेसिकली ये है कि ऑटोमेटिकली ये काम हो रहा होता है। जब एम्प्लॉइज को पता हो कि उनका काम एक्सटर्नल ऑडिटर ने चेक करना है तो वो कोशिश करते हैं कि एरर ना हो और फ्रॉड से बचने की कोशिश करते हैं। The fact that external auditor will inspect the company's accounting system means that they may be able to suggest improvements to the system। तो वो indirectly या directly suggestions भी दे सकते हैं। दो मैनेजमेंट के लिए उनकी सजेशन मानना जरूरी नहीं है, लेकिन वो सजेस्ट कर सकते हैं कि आप अपने इंटरनल सिस्टम को कैसे इंप्रूव करें। अब एक्सटर्नल ऑडिट के जो एडवांटेजेस हैं वो क्या है कि disputes between management may be more easily settled. For instance, partnership which has complicated profit sharing arrangements may require an independent examination of those accounts। तो एक external auditor से वो audit करा लें
और उसकी बेस पे वो उनको बता दे कि यार एक का प्रॉफिट शेयर कितना बनता है। Major changes in ownership may be facilitated if past accounts contain an unqualified audit report, for instance, where two sole traders merge their business to form a new partnership. दो पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर्स के लिए जो है वो ये चीजें एक्सटर्नल ऑडिट करवाना जरूरी नहीं है, गैर जरूरी चीजें हैं। डिसएडवांटेज हैं तो ये ऑडिट फी होती है, अगर इसी बात एक्सटर्नल ऑडिट जो है वो ऑडिटर हायर करेंगे उसको पे करेंगे। ऑडिट इन्वॉल्व्स द क्लाइंट स्टाफ एंड मैनेजमेंट। अब ऑडिटर जब ऑडिट कर रहा होता है तो उसने इन्वेंट्री चेक करनी है, तो वो कंपनी के स्टाफ को यूज कर रहा होता है, तो इससे कंपनी का जो डे टू डे ऑपरेशंस हो रहे होते हैं वो टेम्पररीली रुक जाते हैं। अब इंटरनल कंट्रोल और आखिरी जो तीसरी चीज थी वो मैंने शुरू में डिस्कस की कि इंटरनल कंट्रोल और ऑडिट का जो है वो रिलेशनशिप क्या है। अब एक्सटर्नल ऑडिटर जो है वो बेसिकली देख रहा होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स हैं। तो अगर इंटरनल कंट्रोल, तो क्या उसमें मटेरियल मिस स्टेटमेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में चांसेस ज्यादा हैं या कम है, तो वो सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को एवेल्युएट करेगा। अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है वो इफेक्टिवली काम कर रहा है तो इसका मतलब है देयर आर लेस चांसेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिस स्टेटमेंट होगी। तो जब लेस चांसेस हैं तो ऑडिटर जो है सब्सटेंटिव टेस्टिंग जो है वो कम करता है। अब सब्सटेंटिव टेस्ट आर टेस्ट फॉर एक्यूरेसी एंड दे आर यूज्ड टू एस्टैब्लिश फैक्ट्स। फॉर एग्जांपल उसने देखना है, ऑडिटर ने ऑडिट करना है कि इनवॉइसेस जो सिस्टम के अंदर एंटर हुई हैं वो एक्यूरेट हैं या नहीं है, तो वो इनवॉइसेस का एक सैंपल सिलेक्ट करेगा, उनको कंपेयर करेगा जो सिस्टम में डाटा फीड हुआ है। अब सारी की सारी इनवॉइसेस तो वो नहीं चेक कर सकता, तो ये प्रोसेस जो है वो बेसिकली क्या है, सब्सटेंटिव टेस्टिंग है। अब अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है, यानी कि हर काम प्रॉपर तरीके से हो रहा है, वेल ऑथराइज्ड है, डॉक्यूमेंटेड है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज जो है वो हैं, तो उसको बहुत ज्यादा इनवॉइसेस चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है वो वीक है तो फिर उसको बहुत ज्यादा जो ऑडिट का स्कोप है वो बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा सब्सटेंटिव टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले फिर वो क्या करता है, जो एक्सटर्नल ऑडिटर है वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स जो है वो लॉन्च करता है और उसकी बेस पे पहले इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक करता है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या है, वो चेक करेगा, ऑब्जर्व करेगा क्या डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, डॉक्यूमेंट सीरियली नंबर्ड है या नहीं है, अगर बीच में से कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो क्या वो प्रॉपरली रिपोर्टेड है या नहीं है। अगर आईटी सिस्टम है तो उसमें फेक एंट्रीज करके वो चेक करेगा कि आईटी जो सॉफ्टवेयर है वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों की बेस पे वो डिफाइन करेगा कि क्या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अगर स्ट्रांग है तो सब्सटेंटिव टेस्टिंग कम होगी, अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है तो वो ज्यादा सब्सटेंटिव टेस्टिंग करेगा। अब ऑन द अदर हैंड इंटरनल ऑडिटर, तो हम ये शुरू में पढ़ चुके हैं कि इंटरनल ऑडिटर का तो टोटली लिंक की बेसिकली मेजर लिंक उसका क्या है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के साथ है। वो चेक करता है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को रेगुलरली मॉनिटर करता है, उसमें जो इंप्रूवमेंट्स आनी है उसके बारे में अपनी रिकमेंडेशंस देता है और किसी भी जगह पे वो इंश्योर करता है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है उसको ओवरराइड ना किया जाए। इफेक्टिवनेस इज मेजर ऑफ द एक्सटेंट टू विच ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर बीइंग अचीव्ड। तो मैनेजमेंट की इफेक्टिवनेस का कॉन्सेप्ट जो है वो हम ऊपर बिजनेस रिस्क में ऑलरेडी देख चुके हैं कि बिजनेस रिस्क को मिनिमाइज करना जो है वो बेसिक ऑब्जेक्टिव है और वो किसके थ्रू जो है वो मिनिमाइज हो रहा है। एक तरफ इंटरनल ऑडिटर जो है वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की बेस पे, और जो एक्सटर्नल ऑडिटर्स है वो भी रिकमेंडेशन दे सकता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इंप्रूव करने की, लेकिन ज्यादातर काम जो है वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की इंप्रूवमेंट पे इंटरनल ऑडिटर करेगा। और एक्सटर्नल ऑडिटर जो है वो एक चेक एंड बैलेंस है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट उनमें ना हो, चाहे वो एरर की वजह से हो रही है या फ्रॉड की वजह से हो।